अगला अध्याय सामाजिक ज्ञान का अर्थशास्त्र, जिसमें अध्याय 19 सरकारी बजट और कर निर्धारण। इसके बारे में समझेंगे कि सरकार द्वारा किस तरीके से बजट बनाते हैं एवं कर किस तरीके से किस वस्तुओं पर लगाया जाता है और कितना कर जो है वस्तुओं पर लगाना चाहिए, यह निर्णय सरकार द्वारा किया जाता है। तो हम आइए इसी अध्याय में कर बजट के बारे में समझेंगे और कर निर्धारण किस तरीके से किया जाता है। सरकारी बजट और कर निर्धारण। हम आइए इस अध्याय में सरकार द्वारा किस तरीके से बजट और कर निर्धारण किया जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और अध्ययन भी करेंगे। इसके पहले जैसे एक सामान्य चर्चा करते हैं कि हमारे आसपास जो है तो सरकार के द्वारा क्या ऐसी सुविधाएं मिलती हैं, क्या हमें नज़र आता है जिससे हम सरकार द्वारा सुविधाएं उसका उपयोग करते हैं, जो दिया जाता है। तो हम देख सकते हैं जैसे हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो दैनिक जीवन में हमें अनेक सुविधाएं मिलती जो हमें सरकार ही उपलब्ध कराती है। जैसे आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, बिजली की व्यवस्था होती है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है और आवागमन के लिए सड़कों की व्यवस्था, और हमारे खेलने हेतु पार्क रहती है या उसकी व्यवस्था भी करती हैं। अब देखे भी होंगे जो सड़कों पर रोशनी लाइट वगैरह क्या रहती है, व्यवस्था रहती है। अस्पताल वगैरह भी खुलवाए जाते हैं सरकार द्वारा और सभी को चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही साथ बच्चों को शिक्षा स्कूल खुलवाएं और इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था है आदि सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होती है। तो जैसा कि हमारे आसपास जो क्षेत्र में हम देख सकते हैं और इनके बारे में हम जानकारी और सूची भी तैयार कर सकते हैं कि इस तरीके से सरकार द्वारा कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। और आइए देखते हैं जैसे एक और है सार्वजनिक सुविधाएं। ठीक है, तो सार्वजनिक सुविधाएं हैं क्या सरकार द्वारा जो है यह गतिविधियों को करवाया जाता है। सरकार द्वारा सुविधाएं तो दी जाती हैं लेकिन शायद उसमें कुछ सरकार द्वारा पैसा भी कर के रूप में देना पड़ता है सरकार को। तो सरकार को कर के रूप में देना है, जैसे सार्वजनिक सुविधाएं जो हैं करवाने हेतु सरकार को करों के माध्यम से जो पैसा मिलता है वह कर के माध्यम से लिया जाता है। जैसे हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र में किस तरीके से खर्च या हमें किस तरीके से जो सुविधाएं मिलती हैं, तो इसके लिए जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंतर्गत सरकार को क्या निम्न खर्च करवाने पड़ते हैं। तो खर्च करने के लिए जैसे हो सकता है सड़क बनवाना, पुल बनवाना या फिर ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों को स्कूल खुलवाना हो सकता है, सार्वजनिक शौचालय आदि बनवाते हैं, बच्चों के लिए खेल एवं मनोरंजन के लिए पार्क। तो इस तरीके से भी क्या सरकार द्वारा हमें सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जो सरकार अंत में बजट जो सरकारी बजट के रूप में फिर वो पेश करते हैं। जो हमारा इस अध्याय का विषय जो है सरकारी बजट, ये सामान्य चर्चा किए थे जिसमें यह बताया गया कि किस तरीके से सरकार द्वारा क्या सुविधाएं दी जाती हैं और इसे हम सामान्य रूप से आसपास क्षेत्र में भी भूमिका देखा जा सकता है। इसमें यह बताया गया कि सरकार क्षेत्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सार्वजनिक सुविधाएं की भूमिका क्या होती हैं। जो आधुनिक समाज में सरकार कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। चित्रों के माध्यम से यह बताया गया है कि विद्यालय बाहरी अस्पताल से भी देश की सुरक्षा करते हैं। जो सरकार के माध्यम से आंतरिक कानून व्यवस्था बनाए रखना, और इसके अलावा सरकार का एक बहुत बड़ा दायित्व है कि वह नागरिकों को कई तरह की सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। और सार्वजनिक सुविधाएं की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह एक बार उपलब्ध कराने के बाद इसका उपयोग वह सभी लोगों द्वारा होता है। जैसे उदाहरण के रूप में है, किसी क्षेत्र में अगर बिजली की आपूर्ति की जाती है तो उस क्षेत्र के जो अनेक लोग हैं उन क्या करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। किसान अपने पंप सेट भी चला सकते हैं, कारखाने, कार्यालय, दुकान, घरों में इस तरीके से बिजली का उपयोग होता है जो सरकार द्वारा उपलब्ध होती है।
और सरकार द्वारा जो प्रयास किया जाता है जिससे देश के सभी नागरिकों को यह सुविधा मिल सके, सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित ना हो, और इसके लिए वह अधिकांश प्रयास भी करते हैं और इसके लिए इसकी कीमत भी अधिकांश लोगों की क्रय शक्ति के अंदर ही रखनी चाहिए, ताकि इस सुविधा का लाभ लेने वाले सभी व्यक्ति क्या कर सके, इनका भुगतान जो है आसानी से कर सकते हैं। क्या करते हैं, लोगों की जो आजीविका रहती है वह सुनिश्चित करने के लिए वह सरकार प्रयास करते हैं। आप लोगों ने काम करने का जो अधिकार, या ऐसा भी देखा जा सकता है जिसमें रोजगार के अंतर वह कार्य करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार गारंटी कानून है के बारे में सुना ही होगा। इसमें यह है कि जो कानून के तहत यह जिम्मेदार तय की गई कि ग्रामीण इलाकों के प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन तक कार्य उसकी मांग पर उपलब्ध करवाई, और यह कार्य लोगों के उनके इलाकों में क्या होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए, और इसके लिए वह पूंजीगत खर्च मजदूरी भुगतान सरकार करती हैं। और साथ ही साथ जो स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाना, मनोरंजन एवं सामाजिक उपयोग के कई कार्यों के लिए वह क्या करें, इस जैसे सड़क, तालाब आदि का निर्माण भी करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वह सरकार द्वारा यह है कि खाद्य सुरक्षा जो है, तो खाद्य सुरक्षा जो है वह किस प्रकार सरकार द्वारा पूर्ण किया जाता है। इसका अर्थ है जैसे हमारे देश में बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, और इन लोगों के लिए आय इतनी कम हो जाती है कि वह लोग अपने जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बहुत ज़रूरी जो आवश्यकताओं चीज़ें हैं वह अपनी आय से पूरी नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए जो खाद्य सुरक्षा जो है वह अर्थात इनका इसे पूर्ण करना बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, और यह कम मूल्य पर भोजन सामग्री उपलब्ध करना भी समस्या होती है। तो इसके लिए यह सरकार का जिम्मेदारी है कि इसे भोजन उपलब्ध कराएं। अतः खाद्य जो सुरक्षा है तो सरकार बाजार मूल्यों पर वस्तुएं खरीदकर गरीब लोगों तक बहुत कम मूल्यों में ये वस्तुएं उपलब्ध कराएं, जैसे गेहूँ, चावल, दाल, तेल आदि। इस तरीके से वह सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, और साथ ही साथ जो वितरण व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भी सहायता लिया जा सकता है। जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं इसे उपलब्ध कराना भी सरकार का दायित्व माना जाता है, और सार्वजनिक सुविधाएं की विशेषता यह है कि इससे कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं, यह सार्वजनिक सभी के लिए यह सुविधा उपलब्ध होती हैं। एक बार उपलब्ध होने के बाद इनका उपयोग सभी लोग करते हैं, और सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि देश के कोई भी नागरिक सार्वजनिक सुविधा से वंचित न रहे। इस तरीके से वह कार्य करना चाहते हैं। 19.2 सरकार की अनेक जिम्मेदारी तो होती है, इसके बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। उसे कई तरह के कार्य करने भी पड़ते हैं, जिनमें से कुछ की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं, मतलब इसके पहले भी क्या कर चुके हैं, इनके बारे में चर्चा की है कि किस तरीके से सरकार द्वारा कार्य किया जाता है। और इन कार्यों को करने के लिए सरकार को पैसे एकत्र करने या फिर खर्च करने की ज़रूरत होती है। तो इन कार्यों के लिए आइए आगे देखते हैं कि जितनी धनराशि की आवश्यकता जो उन्हें होती है उसे लोगों से कर मतलब टैक्स
के रूप में एकत्र की जाती हैं। सरकार तो कई तरीके से कर लगाती हैं, जिसकी चर्चा हम आज आगे करेंगे। सरकार जो कर वसूल करती है उसे हम राजस्व भी कह सकते हैं। सरकार को खर्च करने के लिए राजस्व की ज़रूरत होती है, जो सरकार के राजस्व और उसके खर्च को पूरा लेखा जोखा बजट कहलाता है। जो उनका खर्च का लेखा जोखा तैयार करते हैं उसे हम बजट कहते हैं, जिसमें सरकार इन बातों पर क्या करते हैं, बजट के आधार पर लेखा जोखा कार्य किया जाता है। जिसमें सरकार के पास क्या होनी चाहिए, पहला तो है सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है। अगला है जैसे अलग अलग विभागों में जो खर्च करते हैं और कितनी राशि में किया गया, इसका विवरण, अर्थात जो शिक्षा हो या खाद्य सुरक्षा आदि जो क्षेत्र में खर्च किया जाता है तो इसका जो है विस्तृत जानकारी देनी होती है। जैसे अगला कौन कौन से कर लगाए जाएं और इन पर कुल कितना राजस्व संग्रहित किया जाता है, और साथ ही साथ किन करों की दर पर परिवर्तन किया जा सकता है। और बजट के अंतर्गत में एक है सरकार की जो खर्च अगर संग्रहित राजस्व से अधिक है तो वह कितनी राशि तक उसे उधार लेनी पड़ती है। इस तरीके से सरकार के विचार से बजट तैयार किया जाता है। आइए आगे है कि यहाँ हम वर्ष जो 2016-17 के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ सरकार के बजट की कुछ मुख्य बातें के बारे में हम चर्चा करते हैं। जब विधानसभा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावित का प्रावधान, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि 19.3 है छत्तीसगढ़ विधानसभा की बजट पर चर्चा। इसमें यह बताया गया है कि वर्ष 2016-17 में कुल 70,000 करोड़ रुपए जो खर्च हुए या होंगे, जो 2015-16 की तुलना में 6% ज़्यादा है। लेकिन वर्ष 2016-17 में कुल राजस्व कितना था, 62,000 करोड़ रुपए धन संग्रहित किए थे, जो 15-16 की तुलना में वह 5% ज़्यादा है। आगे हैं 2016 और 17 की जो शिक्षा, सड़क व पुल, पेंशन, दवाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए जो राशि बढ़ोतरी की थी, इसके विपरीत खाद्य संग्रह के विभाग के लिए जो आवंटित राशि है उसमें काफ़ी कटौती की, जिसके कारण वह 2016-17 में बिक्री कर जो है 12,000 करोड़ रुपए थी की राशि की संभावना दिखाई। इसमें यद्यपि यह बताया है कि सरकार की जो बजट तैयार होता है वह प्रस्तुत करना है, लेकिन इसे पारित करने के लिए वह विधानमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है। और भारत में जो संविधान की यह व्यवस्था दी गई है कि केंद्रीय सरकार या केंद्रीय बजट जो है संसद में प्रस्तुत करे और उन्हें पारित भी करना होता है, जिससे जो राज्यों की बजट संबंधित राज्य की विधानसभा को प्रस्तुत करते हैं और पारित भी करते हैं। और साथ ही साथ सभी करों और व्यय की जाने वाली जो राशि है वह सरकार को संसद विधानसभा में स्वीकृति भी लेनी पड़ती है। इस तरीके से यह कार्य किया जाता है। जैसा कि एक प्रश्न है, बजट पारित जो करने के लिए विधान मंडलों की मंजूरी क्यों मानी जा सकती है, तो इसके लिए यह आता है जो भारत की संविधान में यह व्यवस्था होती है कि सरकार बजट जब तैयार या प्रस्तुत करती है तो इसे पारित करने के लिए विधानमंडल की मंजूरी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी व्यवस्था इसलिए है कि वह विधानमंडलों में जनता के प्रतिनिधित्व होते हैं और जो बजट जनता द्वारा प्राप्त करों से ही होता है, और अतः उनका जो जनता का पैसा है जनता के प्रतिनिधियों की सहमति के बिना खर्च नहीं कर सकते। इसलिए यह आवश्यक है कि इसे पारित करने से पहले वह क्या करना चाहिए, विधानमंडलों में इसकी मंजूरी बहुत आवश्यक मानी जाती है। जैसे कि एक अगला ले सकते हैं, सरकार को खर्च करने और कर वसूलने की पूरी स्वतंत्रता क्यों नहीं दी गई। ठीक है, तो इसमें ये आता है बजट पर जो जनप्रतिनिधि का नियंत्रण इसलिए आवश्यक माना गया कि हमारा जो देश है वह लोकतांत्रिक देश मानते हैं है, जिसमें
अधिकार जो है जनता के प्रतिनिधि के पास होते हैं और यह आवश्यक है कि सरकार के राजस्व का सही उपयोग हो, साथ ही साथ संग्रह करने की प्रणाली उचित होनी चाहिए और खर्च करने एवं कर वसूलने की व्यवस्था भी विधानमंडल का नियंत्रण आवश्यक है। संसद का बजट जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे यह है कि बजट पारित करने से पहले क्या होती है उस पर कई दिनों तक लंबी चर्चा भी होती है और विपक्ष जो सरकार होती है वह उनके बजट में बहस, आलोचना एवं रचनात्मक भी सुझाव देते रहते हैं और इसमें अनेक वाद विवाद भी होती हैं और सरकार की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही होती है कि उससे का सही निर्णय निकालें और वह आम लोगों की ओर से भी वह सीधा दबाव नहीं पड़ता। इस कारण इसके लिए यह एक निर्णय निकाला जाता है जिससे वह सही तरीके से निर्णय ले सकें। 19.3 जिसमें जनता की भागीदारी और बजट को दर्शाया गया है। इसका अर्थ है जो सरकार द्वारा कार्यक्रम और नीति किया जाता है तो उसके माध्यम से पर्याप्त बजट प्रावधान और पैसे की समुचित प्रबंध नहीं होने से या नहीं होने पर क्या करते हैं सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम केवल वादे बनकर ही रह जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं जब चुनाव होती है तो चुनाव से पहले सरकार द्वारा बहुत कुछ वादे किए जाते हैं, सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं, जनता द्वारा अनेक रोजगार की व्यवस्था, इससे बहुत सारे वादे किए जाते हैं लेकिन जो वादे किए जाते हैं वह पूर्ण रूप से पूर्ण तो नहीं हो पाता, कुछ हद तक पूर्ण किया जाता है लेकिन समय के रहते वह पूर्ण न होने पर उसमें अनेक समस्याएं भी हो सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ सरकार द्वारा ऐसा भी कार्य किया जाना चाहिए जिससे वह अपने वादे को पूर्ण कर सके। अगला दिया है 19.4 जिसमें कर जो सरकार को पैसा आय मिलती है वह किसके माध्यम से मिलती है, कर, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टैक्स। जो सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं हम उसको कर बोलते हैं। सरकार कई तरह का कर भी लगाते हैं जिसमें मूल्य संवर्धन कर होता है, सेवा कर होता है, उत्पादक शुल्क होता है, आयकर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क आदि के बारे में आपने भी सुना होगा और इसमें संबंधित क्या करते हैं कर लगाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कर को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला प्रत्यक्ष और दूसरा आ जाता है अप्रत्यक्ष। आइए पहले देखते हैं कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर जो लगाया जाता है, जैसे आपने किसी पैकेट पर देखे होंगे, पैकेट पर अधिकतम क्या रहता है खुरदुरा टाइप दिखाई देता है जिसमें मूल्य के साथ यह लिखा हुआ होगा कि वह कर सहित है। हम लोग क्या करते उतना ध्यान तो नहीं देते और इसका सीधा अर्थ भी है कि कीमत में जो कर शामिल है। और हम इसी तरह कई प्रकार की सेवाओं जैसे टेलीफोन ले सकते हैं, आप मोबाइल ले सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के जो बिल रहते हैं उसमें कर शामिल रहता है जिसे हम क्या करते हैं कर के रूप में जमा करते हैं। जैसे उत्पाद शुल्क ले सकते हैं, यह कारखानों में उत्पादित और निर्मित होने पर वस्तुओं पर लगाया जाता है और निर्मित वस्तुओं के कारखाने के गेट से जैसे बाहर से पहले क्या होते हैं उस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है और कारखाने का जो मालिक या प्रबंधक उत्पादक की मात्रा के अनुसार सरकार का यह शुल्क देता है। तो इस तरीके से जो हमें कर देते हैं। वास्तव में जो उत्पादक शुल्क वैसे तो कारखाने में वसूल किया जाता है लेकिन वास्तव में इसे उपभोक्ता को भी देना पड़ता है। इस कारण कारखाने का मालिक अपने सामान को बेचते समय उसकी कीमत में कर भी जोड़ देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर है एक टीवी के सेट जिसकी कीमत मान लो 10,000 रुपये है और कंपनी इस पर 1,200 रुपये का उत्पादक शुल्क दे रही है, ठीक है। तो इस शुल्क को भी वह टीवी की कीमत में जोड़ देती है जिससे उपभोक्ता जब टीवी खरीदता है तो वह उसका शुल्क चुकाना पड़ता है, जिसे हम अप्रत्यक्ष कर बोल सकते हैं।